हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे कि जो आज हमारी हिंदी है, जो मानक हिंदी है, उसका विकास क्रम क्या-क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है, हर एक बिंदु को ध्यान में रखना है और अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर हम मेरिट में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और यदि जो समय का महत्व समझता है तो समय भी उसका महत्व समझता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम। अभी तक आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी भाषा का विकास क्रम। उसके हिंदी भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। अब इसकी समय सीमा क्या-क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। मध्यकाल की समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है। आधुनिक काल की समय सीमा 1800 ईस्वी से अब तक है। यदि क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है? हिंदी भाषा के विकास क्रम को कितने भागों में बाँटा गया है? तो उत्तर होगा 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और इसकी समय सीमा क्या-क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल की समय सीमा है 1500 से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल की समय सीमा है 1800 ईस्वी से अब तक। अब जो आदिकाल था उसमें क्या-क्या विशेषताएं थी? सभी विशेषताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पहले ध्वन्यात्मक विशेषताएं यानी कि इसकी जो ध्वनियां थी उसकी विशेषताएं क्या-क्या थी? तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कितने स्वर थे? अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। वो 8 स्वर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश भाषा में कुल कितने स्वर थे? तो 8 स्वर थे। कौन-कौन से? देखिए अ, आ, ई, उ, ऊ, ए और ओ। यही स्वर 8 स्वर थे जो अपभ्रंश भाषा में थे। फिर क्या हुआ? आदिकालीन जो हिंदी हो गई जब जैसे मतलब विकास क्रम जो इसका आया, जब हिंदी भाषा का विकास होने लगा, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, नई हिंदी, ऐसे पुरानी हिंदी फिर हिंदी आ गई। तो जब आदिकालीन हिंदी आई तो अपभ्रंश के जो 8 स्वर थे, इनके अतिरिक्त उसमें 2 नए स्वर और जुड़ गए। कौन-कौन से? ऐ और औ। कौन-कौन से? ऐ और औ। फिर क्या अगला विशेषता क्या हुई इसकी? च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में मतलब संस्कृत भाषा में भी, पाली में भी, प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी, ये सब क्या थे? ये स्पर्श व्यंजन थे। लेकिन जो आदिकालीन हिंदी है इसमें क्या होगा? स्पर्श संघर्षी। अभी आप देखते हैं जो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसमें च, छ, ज, झ को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो च, छ, ज, झ है वो कहाँ से विकास हुआ है उसका? आदिकालीन हिंदी से ही। अगला पॉइंट है हमारा न, र, ल, श। ये संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में दंत थे। कैसे व्यंजन थे? दंत व्यंजन। लेकिन आदिकालीन हिंदी में ये क्या हो गए? वर्त से हो गए। अगला पॉइंट है हमारा अपभ्रंश में ड ढ, जो क्षिप्त व्यंजन जिनको हम द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, ये जो ड ढ हैं वो नहीं थे। क्वेश्चन बने तो बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अपभ्रंश भाषा में नहीं थे? कोई भी ऑप्शन हो, तो जिस ऑप्शन में ड ढ हो क्षिप्त व्यंजन, वही ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन आदिकालीन हिंदी में इसका प्रयोग होने लगा। किसका? ड और ढ का। अगला पॉइंट है न, म, ल। अपभ्रंश में इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते थे, किंतु अब जो हिंदी है उसमें ये न, म, ल के महाप्राण के रूप में हो गए हैं। अब उनको न, म, ल का महाप्राण के रूप में न, म, ल को माना जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की के नए शब्द आने से इन भाषाओं में जो संयुक्त व्यंजन है उनका प्रयोग भी होने लगा। और ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का विभाजन, काल विभाजन, तो वो किसने किया है? तो वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के इतिहास को 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये विभाजन किसका किया हुआ है? ये विभाजन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का किया हुआ है।
अब आदिकालीन हिंदी की व्याकरण संबंधी, वो तो हम लोग ध्वन्यात्मक विशेषताएं पे बात की थी, अब उसकी व्याकरण संबंधी क्या विशेषताएं थी, तो व्याकरण संबंधी विशेषताएं को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसकी तुलना में अब जो भाषा थी हिंदी, अब क्या थी, वियोगात्मक। और हिंदी को आप जानते हैं हिंदी कैसी भाषा, हिंदी की प्रकृति क्या है, तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा में क्या अंतर होता है? जब संयोग का मतलब होता है जुड़ना, तो संयोगात्मक भाषा मतलब, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राम विद्यालय जाता है, तो लिखते हैं रामः विद्यालयम। कहाँ? विद्यालयम, विद्यालयम, चाहे अनुस्वार इस पे वो विद्यालयम हो गया। यहाँ पे म का मतलब क्या है? विद्यालय को, ये संयोग हो गया, जुड़ गया, लेकिन हिंदी में हम जब लिखते हैं तो राम विद्यालय को जाता है, यहाँ पे अलग अलग हम लिख दिए, इसलिए वो क्या हो गई, वियोगात्मक भाषा हो गई। और जो एक ही में जुड़ के रहता है वो क्या होती है, संयोगात्मक भाषा। तो इसीलिए जो हिंदी है वो कैसी भाषा है, पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है, पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है हिंदी। नपुंसक लिंग का प्रयोग अपभ्रंश में कुछ हद तक होता था, लेकिन हिंदी में इसका पूर्णतः लोप हो गया। अभी हमारे हिंदी में केवल कितने लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, केवल 2 लिंग है। लेकिन जब वो अपभ्रंश में थी तब उसमें 3 लिंग होते थे। कुछ हद तक प्रयोग होता था नपुंसक लिंग का अपभ्रंश भाषा में, लेकिन आधुनिक हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं होता है। और हिंदी की वाक्य रचना धीरे धीरे क्या हो गई थी, निश्चित होने लगी थी। ये आदिकाल था भाषा का। और शब्द भंडार की दृष्टि से आदिकाल में क्या क्या परिवर्तन आए, तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव स्वरूप, क्योंकि जो समय था 1000 से 1300 ईस्वी का, तो इस समय जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव के कारण ये जो शब्द भंडार था उसकी शब्दावली में तत्सम शब्दावली का प्रयोग होने लगा। मुसलमानों के आगमन से अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा। अपभ्रंश के शब्द हिंदी से लगभग लुप्त हो गए। अब जब अपभ्रंश के जो शब्द थे वो अब नई हिंदी से धीरे धीरे लुप्त होने लगे, लगभग लुप्त हो ही गए थे। अब साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्य आदिकालीन भाषा का कैसा था, तो डिंगल एवं पिंगल शैली का प्रयोग हुआ था। देखेंगे आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल था उसमें जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है वो इसी शैली में लिखा है। किस शैली में लिखा गया है, पिंगल शैली में। डिंगल शैली में नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो किस शैली में लिखा गया है, तो वो डिंगल शैली में लिखा गया है। अगला, अवधी एवं ब्रज भाषा का साहित्य की प्रधानता भी इस काल में रहने लगी थी। अब मुख्य साहित्यकार कौन कौन थे इसके, तो इसके मुख्य साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, कबीर आदि। अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये बार बार आदिकाल कर रहे हैं, तो ये हिंदी साहित्य का आदिकाल नहीं है, हिंदी भाषा का आदिकाल है। हिंदी भाषा के आदिकाल में ये जो कवि हैं, जो हिंदी भाषा का आदिकाल था, यही कवि थे जो आदिकाल के थे और भक्ति काल के। जैसे कबीर किस काल के थे, तो कबीर जी भक्ति काल के थे। चंद्रबरदाई आदिकाल के थे। विद्यापति आदिकाल के, नरपतिनाल आदिकाल के थे। ये जो कवि थे जो कि अपभ्रंश भाषा में कुछ कुछ शब्द इनके मिलते हैं, और हिंदी में जब ये लोग हिंदी भाषा का, जब हिंदी भाषा का आदिकाल चलने लगा, तो ये उस भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के आदिकाल के अंतर्गत ये कवि ही आते हैं। गोरखनाथ, विद्यापति, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, कबीर इत्यादि। तो चलिए, इस तरह से हिंदी भाषा का आदिकाल समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के मध्यकाल के बारे में और हिंदी भाषा के आधुनिक काल के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।